ओके फाइन। तो देखिए भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने भाई अपना न्यू चैप्टर शुरू कर दिया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, थंब रूल पढ़ा, राइट हैंड पाम रूल पढ़ा है एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी। नाउ वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम द बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है ये अब हम देखते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बायोट-सैवर्ट लॉ, ध्यान से सुनते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। बायोट-सैवर्ट लॉ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSL भी लिख देंगे, BSL। ओके, तो देखिए बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है। बायोट-सैवर्ट लॉ gives magnetic field strength due to small element of current carrying conductor। हमारे भाई एक पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, या फिर अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा होता है, कल जो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकाला था जो कि ये आया था F = Q V B sin थीटा। यहाँ पे Q चार्ज था, V इस चार्ज की जो हमारा चल रहा था उसकी वेलोसिटी थी और B मैग्नेटिक फील्ड थी, और साइन थीटा क्या था हमारा एंगल था एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था ये साइन थीटा। तो ये आया था हमारा फॉर्मूला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमारा फॉर्मूला बना था ये उसके लिए बना था जब हमारा जो चार्ज है, एक चार्ज वो मूव करता है कुछ वेलोसिटी से। लेकिन अब जो आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ या फिर मैग्नेटिक फील्ड बताने जा रहा हूँ, वो अगर हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूँ तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो हम निकालेंगे। और ये बहुत काम में आने वाला है ये फॉर्मूला, आगे जितने भी हम पूरी ये यूनिट पढ़ते जाएंगे तो ये फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो ज़रा समझते हैं। वैसे मैंने आपको एक बार ये बताया था कि जो करंट होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन और इसी तरीके से जब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो तब हमने आपको बताया था कि भाई एरिया क्या होती है, वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। भाई किसी भी चीज़ का एरिया वो आपको डायरेक्शन कौन सा देता है, बस मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन जब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो तब हमने आपको बताया था कि अगर आप एरिया एलिमेंट लें, मतलब एक बड़े से एरिया का एक छोटा सा हिस्सा लें, तो वो जो छोटा सा हिस्सा होगा एरिया का वो वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। इसी टाइप से अब आज मैं एक बात आपको और नहीं बताने जा रहा हूँ कि भाई हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि जो हमारी करंट है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं एक करंट का स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूँ तो वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए मैं क्या मान रहा हूँ, मान लीजिए कि एक ये मेरा वायर है ना, स्ट्रेट नहीं है, आर्बिट्रेटरी हमने शेप ले लिया, कभी इस टाइप का शेप हमारा एक्स वायर वायर है ये। अब इस वायर के अंदर जो हमारी करंट है वो एक्स से वाई जा रही है। ओके, तो एक्स से वाई जब हमारी करंट जा रही है तो मैंने इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा, मान लीजिए ये दिख पा रहा है, हाँ, एक मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा ए बी मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा। अच्छा भाई इस वायर के अंदर भाई मान लीजिए लेंथ इसकी जो भी है एल अगर लेंथ है तो इसकी जो करंट जा रही थी वो करंट जो थी वो पर यूनिट लेंथ वाली थी। ठीक है, तो जितनी लेंथ भाई हमारी, अगर मान लीजिए करंट जो है इस एक्स वाई लेंथ के अंदर करंट अगर आई है और एक जो मैंने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया है इसकी जो लेंथ है वो dl है, तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, idl हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ भाई, मैंने लेंथ कंसिडर करी इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरी पूरी अगर l है, तो मैंने जब छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, dl हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारी लेंथ जब l थी तो तब करंट कितनी थी, I थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो l है dl, तो उसके अंदर करंट कितनी होगी, idl होगी। यहाँ तक बताइए, बात क्लियर है। जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ,
भाई हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ओके हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ हमने dl मानी। जब पूरे के अंदर करंट I है तो इसके अंदर करंट हमने मान ली कि भाई IDL है। ओके, अब इस देखो हमें करना क्या है, हमें इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या करनी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। चलो अभी पूरे की बात नहीं करेंगे, पूरे का बाद में आएगा। अभी तो बस मुझे एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है जिसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट P। तो इस छोटा सा ये जो एलिमेंट है जिसके अंदर IDL करंट दौड़ रहा है, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बस ये बता दीजिए। ठीक है, तो यही हमारा बायो-सैवर्ट लॉ होता है, इसी का हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा नोट्स पे आ जाइए। चलो मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R वेक्टर कह देते हैं भाई। और ये जो हमारा स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट नहीं कर्व वायर कह दो अभी तो। और ये जो हमारी डायरेक्शन है तो इनके जो बीच का एंगल हो गया R वेक्टर, और ये जो हमारा DL वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल हो गया वो हमने थीटा मान लिया भाई। अच्छा, कल जो हमने आपको बताया था राइट हैंड पाम रूल बताया था कि भाई अगर आपको किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे करोगे। जो अपना थंब है, थंब करंट की डायरेक्शन में हम रखते थे, तो भाई करंट तो हमारी आई ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो थंब करंट की डायरेक्शन में ऊपर रखोगे आप ऐसे, और पॉइंट जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसकी तरफ अपने आप फिंगर्स कर देंगे, ये वाली फिंगर्स, तो ये हो जाएंगी। तो जब हम इस हाथ से जो पुश करते हैं, पुश करने की जो डायरेक्शन है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जब हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं तो ये जो आ रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो बोर्ड के अंदर जा रही है, मीन्स ये हो गई डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है भाई, क्रॉस का। तो डाउनवर्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पता चल गई। अब हमें मैग्नीट्यूड और निकालना है, तो देखो क्या होगा। बायो-सैवर्ट लॉ, कम टू द नोट, बायो-सैवर्ट लॉ gives magnetic field strength due to a small element of current carrying conductor। बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, ये हमें एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ये जो हमने ए बी स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जो हो रही होगी वो बायो-सैवर्ट लॉ बताता है। अब देखिए आगे क्या नीचे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई। अब देखो स्मॉल एलिमेंट अगर लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्मॉल ही होगी। तो सारी चीजें छोटी छोटी चल रही हैं तो सारी चीजें छोटी छोटी लोगे भाई। आपने लेंथ स्मॉल ली, करंट एलिमेंट छोटा सा लिया, तो जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी तो स्मॉल ही होगी, तो आप उसको डी भी लिखोगे। ये आगे ये जो डी है ये डिफरेंशिएशन वाला है। हमने आपको कई बार बता दिया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना। तो अगर मान लीजिए पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी थी, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डी भी मैंने कह दी। तो ये देखा गया कि भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो हमें मालूम ही है कि भाई अब अगर इसके अंदर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो पहली बात ये निकल कर आई। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, एल के भी। ये फिर यहाँ पे करंट एलिमेंट के तो लेंथ हमने डीएल मानी तो इसको डीएल कह दीजिए, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो ये आई और डीएल हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, जब हमने एक्सपेरिमेंट करा इस एंगल के साइन थीटा के, ठीक है, साइन एंगल ऑफ थीटा, तो साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। एक और है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई किसके, आर स्क्वायर के। ये फिर मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई 1/r स्क्वायर के। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। मतलब क्या देखा गया कि जब आपने करंट बढ़ाया है इस करंट एलिमेंट के अंदर तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। जब आपने लेंथ बढ़ाई इस करंट एलिमेंट की तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। जब आपने एंगल बढ़ाया साइन थीटा वाले, मतलब साइन की वैल्यू बढ़ाई आपने साइन थीटा की, तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। जब आपने क्या करा, डिस्टेंस बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी, अगर आपने डिस्टेंस डबल किया है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी 4 टाइम्स कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात हो गई।
अब जब हम इन चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या आएगा भाई, तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो देखो क्या निकल कर आ रहा है, ये डी भी जो निकल कर आ रहा है हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देखो आई आ गया, डीएल भी आ जाएगा ऊपर, साइन थीटा भी ऊपर ही है और आर स्क्वायर नीचे है, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, तो डी बी यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। चलो ये भी आ गया। अब यहाँ पर के क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब एसआई सिस्टम में क्या होता है, अगर आप एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या है बता देंगे आगे। और अगर हमारा सीजीएस सिस्टम चल रहा होगा तो सीजीएस में हमारी के की वैल्यू भाई सिंपली 1 होती है। तो अभी अगर हम एसआई की ही बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है, फॉर्मूला ये निकल कर आया ना फिर हमारा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल विल बी, के की जगह पे क्या रखेंगे भाई इस फॉर्मूले के अंदर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल कर आया फ्रॉम द बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम लिखते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखिए इतना तो आपको याद होगा, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। अगर ए क्रॉस बी आप कर रहे हो तो होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, तो अभी तो देखो ये मैग्नीट्यूड वाला है ना, देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन जानबूझ के नहीं बनाया है, लेकिन अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे वेक्टर का साइन बनाऊंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, आई भी ऐसे ही रहेगा, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, देखो मैंने सेम अभी वैसे लिख दिया, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं करा इसमें, देख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऊपर से नीचे आर से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो किसी को कोई परेशानी, बात तो वही है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे लिख दूंगा भाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर, मतलब डी एल इंटू आर साइन थीटा, ये मैंने ऊपर लिख लिया, अपॉन ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर का क्यूब। तो देखिए क्या बन रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी ऐसे रहेगा। देखो मैंने क्या बताया, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ए की जगह पे डी एल है, बी की जगह पे आर है और ये साइन थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नोट्स में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेप नहीं है, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। फिर ये भाई कैसे आया, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। तो वेक्टर फॉर्म में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का फॉर्मूला ये निकल कर आया, ये भी आया। चलिए कर लिया नोट। अच्छा अब यहाँ पे मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि भाई ये म्यू नॉट होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले के अंदर ये रख के फॉर्मूला छोड़ दोगे, इसकी वैल्यू करेंगे। जैसे कि भी वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसकी वैल्यू होती थी ना 9 × 10⁹, ऐसी इसकी भी वैल्यू होगी। तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट हियर स्टैंड फॉर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं भाई, परमिएबिलिटी
ऑफ फ्री स्पेस मीन्स कि जिस जगह पे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो स्पेस अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होने दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गई, और इसकी वैल्यू होती क्या है स्पेस के अंदर भाई, म्यू नॉट की। इट इज देखो लिखा हुआ है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। किसकी वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू। लेकिन आप अगर देखो फॉर्मूले के अंदर हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखना होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 हो जाएगी, 4 पाई अगर आप नीचे ले आओ तो। और अच्छा इसकी यूनिट तो रह गई, तो इसकी यूनिट होती है भाई वेबर पर एम्पियर पर मीटर। बताओ यूनिट कैसे है इसकी, चलो ये भी समझ लीजिए। कल जब हम आपको F = Q VB sin थीटा का फॉर्मूला करा रहे थे, तो हमने वहां से आपको D की यूनिट बताई थी, जो कि हमने बताई थी वेबर मीटर स्क्वायर। अब जिन्होंने कल पढ़ा होगा या फिर कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा होगा तो उसे मालूम होगा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारी किसकी वैल्यू आई थी भाई, बी की वैल्यू आई थी, इस बी की वैल्यू आई थी। तो अगर मुझे किसकी यूनिट निकालनी है, म्यू नॉट की यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पे आई है करंट, देखो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको भाई। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के निकालने आए हो आप तो म्यू नॉट लिख दीजिए। आई क्या होता है करंट, तो एम्पियर लिख दीजिए। अब देखो भाई ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, ऊपर मीटर और नीचे मीटर का स्क्वायर है, ये हो गया भाई। अच्छा जी, तो ये 1 मीटर से तो 1 मीटर कटा, तो यहाँ से म्यू नॉट की क्या वैल्यू आ रही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इधर से नीचे आ गया और इधर नीचे 1 मीटर बचा तो वो ऊपर पहुंच गया। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है म्यू नॉट की, देखो तो वेबर m की पावर -1 मतलब -2 और +1, तो ये हो जाएगी m की पावर -1, और ये एम्पियर भी ऊपर जाके a की पावर -1 ही हो जाएगा। तो देखो ये म्यू नॉट की यूनिट आपकी ये निकल कर आ गई, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये लिखी थी उसमें। या फिर आप इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी कह सकते हो, क्योंकि आपकी बी की जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेस्ला भी होती है। इसमें तो सिंपल ही है, बस करंट नीचे गया तो ऊपर आके वो पर एम्पियर में हो गया होगा, तो टेस्ला पर एम्पियर, और यहाँ पे हमारा मीटर नीचे हुआ तो वो ऊपर पहुंच गया तो मीटर हो गया, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो गया। तो ये हमारा पूरा बायोट-सावर्ट लॉ का फुल एक्सप्लेनेशन हो गया, कोई भी चीज़ नहीं बची है। तो अब आप सभी लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई जिसके जो भी लाइन समझ में नहीं आई हो तो वो कृपया बिना शर्माए पूछ सकता है, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछिए, तभी मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी को ही हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है लबीबा, हाँ क्या कह रही हैं दलवीर? ये इम्पोर्टेंट है? नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जी जी, समझ में नहीं आया क्या, ये बताओ पहले। हाँ भाई अच्छे से इसको एक बार खुद ही डिराइव करके देखना है, आपको लग रहा है एकदम से क्योंकि पहली बार आई ना, है तो बहुत सिंपल भाई। जो इस स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है, करंट I है, r डिस्टेंस दूर पे इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो निकालनी है। तो बस ये चार रिलेशन मालूम होने चाहिए कि भाई करंट बढ़ाओगे तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, dl बढ़ाओगे तब बढ़ेगी, साइन थीटा बढ़ाओगे तब बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो चारों को बस कंबाइन ही तो करा, तो ये आ गया आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के आ गया। के की वैल्यू ऐसा यूनिट अगर होगी तो म्यू नॉट अपन 4 पाई रख दोगे, सीजीएस होगी तो बस खाली के की वैल्यू बस 1 आ जाएगी। तो ऐसा ही में हमारा फॉर्मूला ये बन गया म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ये भी नई चीज़ नहीं, अभी तो मैंने आगे की बात आपको बढ़ाते हुए दिखा रहा हूँ कि भाई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो भाई ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करो, तो ये फिर dl r sin थीटा हो गया, तो जिसको आप dl क्रॉस r लिख सकते हो, अपॉन में r का क्यूब बन गया।
यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, वो परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस होता है। म्यू नॉट की वैल्यू होती क्या है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। यूनिट क्या है, अब यूनिट नहीं बताता, मैं इसमें लिखी हुई थी लेकिन कैसा है वो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको अपने पास से बता दिया कि भाई आपको कभी भूल जाओ तो कैसे आई, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आई थी यहाँ पे, वही वेबर पर मीटर पर एम्पियर। डब्ल्यू को वेबर कहते हैं, WEBER, या फिर इसको आप टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी कह सकते हो। टी से टेस्ला, मीटर पर एम्पियर, तो ये दो इसके यूनिट आएंगे बस। चलो एक बार पूरा मैंने रिवाइज करा दिया। अब बताइए, सब जल्दी से बताइए, जल्दी से समझ में आए हैंड रेज करिए, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, आप पूछिए। ओके, अलंकृता सिंह, डू यू हैव एनी डाउट? चलिए, अब देखिए आपके नोट्स के अंदर ना आगे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो एक्स्ट्रा क्लास के हैं, मैंने आपको फोटो सेंड कर दिए थे, तो वो एक्स्ट्रा क्लास के क्वेश्चन है जो कि भाई आगे आपके नीट IIT के लेवल के हैं। ऐसा नहीं है टफ है, लेकिन वो मैं अभी कराने वाला क्योंकि अभी हमारी इस चैप्टर के वो है भी नहीं, तो उसको अभी आप स्किप करिए। उस पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 322 जो हमने आपको सेंड किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ आते हैं। इसको हम ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। देखिए भाई अभी पीछे हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया है। अब देखो हम इसके अंदर थोड़ी सी अपनी खुराफातें दिखाते हैं। खुराफात का मतलब अपने दिमाग से हम इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें, मतलब इस फॉर्मूले को हम अलग अलग टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट करना हो तो हम कर सकते हैं। तो देखो वो कैसे करेंगे। भाई एक तो मैंने आपको खुराफात दिखाई थी कि भाई आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, I करंट होता है और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो सिंस I क्या होता है भाई, Q/T होता है, तो यहाँ पर मैं dB की वैल्यू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I की जगह पर Q अपॉन T ले सकता हूँ। ये Q अपॉन T DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। सिंपल है, कोई नई चीज नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऊपर आपको DL दिख रहा होगा और यहाँ पे टाइम दिख रहा है। DL क्या है भाई, लेंथ। T क्या है, ये टाइम है। भाई DL वो लेंथ है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ने कवर करा डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हो गया। T क्या हो गया, टाइम। तो भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम बताने की जरूरत है क्या स्पीड होती है। तो DL बाई T इज इक्वल्स टू क्या होगा, V होगा। यहाँ से dB की वैल्यू क्या एक नहीं बनकर आई कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q तो ऐसे ही रहा, साइन थीटा ऐसे ही रहा, DL बाई DT मतलब DL बाई T की जगह पे क्या आ गया, V आ गया। तो QV साइन थीटा कह देते हैं, QV साइन थीटा, जहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी है, अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही रहा। ठीक है। अब अगर ये जो हमारा फॉर्मूला बना इसको वेक्टर फॉर्म में रखना है, वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या करो, इसको ऊपर नीचे जैसे देखो बता रहा हूँ कैसे किया था उस टाइम, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बात तो वही है, कट के तो वही बन जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो R है वो मैं B के साथ लेकर आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, Q अलग रहेगा, ये V R साइन थीटा हो गया, अपॉन नीचे हो गया आर स्क्वायर इंटू आर मीन्स आर का क्यूब। तो यहाँ से अब dB की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q
ये वी आर साइन थीटा क्या होगा? बताओ, कोई बताना चाहेगा? वी आर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो कैसे बता देते हैं भाई। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। अब तो बता दीजिए भाई, ए बी साइन थीटा अगर ए क्रॉस बी क्रॉस मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो वी आर साइन थीटा क्या हो जाएगा? जी शाबाश, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो 11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं मालूम है तो इसको कहीं पे लिख लीजिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है अपॉन आर क्यूब। देखो वही बन गया जो आपके नोट्स में, ये वेक्टर फॉर्म में हमने फॉर्मूला बना दिया इसका। इसको बंद कर देते हैं बॉक्स में। चलिए ये वाली बात पूरी हुई। और कुछ करें नई बात? अब देखो और क्या बना सकते हैं इसका। ये तो चार्ज के टर्म्स में आ गया हमारा आंसर, और किसी और के टर्म्स में निकालना है। तो देखो करंट डेंसिटी हमने आपको पढ़ाया था जब हम आपको वाला कौन सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करा रहे थे, तो करंट डेंसिटी पढ़ाया था जिसका फॉर्मूला होता था J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया के बराबर होते थे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ रही है? जे ए। तो ये उठा के हम यहाँ पे आई की जगह पर ये भी रख सकते हैं भाई। तो आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह पे जे ए डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये हो गया भाई। अच्छा जी, अब एक चीज और समझिए बहुत ध्यान से भाई। जब आप डिस्टेंस के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो बनता है एरिया, और जब आप एरिया की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो तब क्या बनता है? बताया है, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम पूछते हैं। बताइए। वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बनती है भाई। चलो थोड़ा सा टाइम है, इसको मैं पूरा करता हूँ जल्दी से, फिर दोबारा से लिख को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये एरिया इंटू ये डिस्टेंस है हमारे डी एल, जब हमने इसके मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन जाएगी वॉल्यूम। ठीक है, और स्मॉल वॉल्यूम बनेगी। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा? जे ऐसे ही रहेगा। ए और डी एल की जगह पे क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम आ जाएगी। तो मैं जे साइन थीटा लिख देता हूँ, और इसके लिए लिख देता हूँ डी बी अपॉन आर स्क्वायर। और फिर से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब बहुत बार चला के भाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। अब ये जे, देखो ये वाला जे और ये आर और ये साइन थीटा मिलके जे आर साइन थीटा हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे? जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये वाला जो डी बी है ये अलग ही रहेगा, और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर का क्यूब। तो देखो हमने इसको फॉर्म में भी लिख दिया। यहाँ पे जे हमारी करंट डेंसिटी है, तो इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में भी आ गया। लिंक का टाइम ओवर हो चुका है।
वेट अ मिनट। join first अरे भाई कुंडे लगाएंगे। चलिए इसे समझिए कि यहाँ से हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डीवी अपॉन आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। बस खत्म हो गया। यहाँ पे बाइट बैठ लो। बस थोड़ी सी एक दो बात और समझ लीजिए कि एक तो वेक्टर फॉर्म ये आई है हमारे पास, एक वेक्टर फॉर्म ये आई है, और एक वेक्टर फॉर्म वो आई थी जो कि मैंने पीछे बताई थी आपको, जो कि सिंपली इसी फॉर्मूले की बनी थी। डीबी वेक्टर क्या था? डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको हमने आई ऐसे लिखा था, डीएल क्रॉस आर, ये था ना डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो देखो ये 3 वेक्टर फॉर्म आ चुकी है अब तक हमारे पास, ये 3 वेक्टर फॉर्म आ चुकी है। तो इससे हम क्या बात निकाल सकते हैं? देखो दिलवीर अभी ये बताया, जो ये 2 फॉर्मूले तो अभी हमारे ये आए, एक ये आया, एक ये आया, और एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो कि इस फॉर्मूले से निकल कर आया था जब ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कराई थी। तो देखो हमेशा याद रखना वेक्टर और डॉट के बीच में क्या रिलेशन होती है। ये 11th क्लास का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सर मैं आपको। देखो डीबी हमेशा याद रखो, देखो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अगर मैं कर रहा हूँ तो इनका जो हमें आंसर मिलेगा वो डीबी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जब इन दोनों का ये अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका जो आंसर होगा वो डीबी के, मतलब डीबी जो निकल कर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा डीएल और आर के। मतलब अगर आर हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, डीएल हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो हमारा जो डीबी की वैल्यू होगी वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। हमेशा 90 डिग्री का फर्क होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीबी और डीएल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करने बैठ जाऊं, मीन्स डीबी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, अब ये डॉट प्रोडक्ट में कर रहा हूं भाई, ये मल्टीप्लाई वो मत समझ लेना कि भाई ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है इसकी जे आर साइन थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा आता है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आएगी डीबी मल्टीप्लाई बाय डीएल कॉस थीटा। अब यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 होता क्या है? 0, तो ये पूरा 0 आएगा। ऐसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं यहाँ पर, भाई डीबी और वी ये दूसरे के यहाँ भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो डीबी की वैल्यू आ रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो वो वी से भी परपेंडिकुलर, आर से भी परपेंडिकुलर। तो डीबी डॉट अगर मैं वी करता हूँ, है ना, डीबी डॉट वी करूँ या फिर आर करूँ, दोनों में से किसी से भी कर लेते हैं, तो हमेशा वो भी क्या आएगा? जब दोनों के बीच का 90 का एंगल है तो वो हो जाएगा डीबी आर कॉस 90 विच इज 0। कॉस 90 0 होता तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं कौन सा रहेगा जे की बात करूं तो भी इनके मल्टीप्लाई करी तो ये जो डीबी की वैल्यू आई होगी वो परपेंडिकुलर आई होगी।
तो फिर वही बात कि DB और J जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो DB इज परपेंडिकुलर टू J है, तो क्या हो गया, इनका भी हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ जल्दी से। DB J cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये भी 0 आएगा। यहाँ पे जाके हमारा बायोट-सावर्ट लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, खत्म तो वही हो गया था, लेकिन यहाँ से हमने कुछ एक्स्ट्रा बातें और निकाली हैं आपको समझाने के लिए। तो बताइए इस पेज पे आपको किसी को भी कोई भी थोड़ा सा डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे, फिर हम आ जाते हैं न्यू टॉपिक पर। हाँ जी, ओके क्लियर है। एंड दलवीर आपको ओके वेरी गुड। चलो भी आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। ठीक है, सिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सावर्ट लॉ एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई बायोट-सावर्ट लॉ जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे लागू होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैं कहूँगा कूलम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे लागू होता है, कूलम्स लॉ। तो इनके बीच में भाई पहले देख लेते हैं सिमिलैरिटीज क्या क्या है दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो नीचे पहले क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। नोट देखिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। जो हमारा करंट एलिमेंट वेक्टर है उसकी हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। ये असल में बायोट-सावर्ट लॉ वाली लाइन है पीछे से, जो मैंने ये बना के दिखाया था ना आपको, ये ऐसा करके कर्व आया जो दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने अगर एक एलिमेंट कंसिडर किया था तो मैंने लगभग इधर लिया था, तो लगभग कर्व की साइड लिया था ना, एलिमेंट मैंने ये कंसिडर करा था। तो मैंने जो ऐसे करके ना पता अगर पॉइंट है तो ये ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो हमारी जो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसके टेंजेंट के अलोंग होती है। देखो यहाँ की इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तो टेंजेंट ऐसी होगी ना, अगर मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ तो उस पर टेंजेंट कैसी होगी, ऐसी होगी। यहाँ पर अगर मैं सी पॉइंट ले लूँ उस पर टेंजेंट कैसी होगी, ऐसे होगी। तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है तो वो आपकी टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। तभी तो करंट एलिमेंट वैसा क्वांटिटी है जब क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है, तो वो हमने बताया कि डायरेक्शन किधर होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। अच्छा भाई, तो हम सिमिलैरिटीज पढ़ रहे थे दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो पहली सिमिलैरिटी क्या है, बोथ द लॉ फॉर फील्ड आर लॉन्ग रेंज। ये जो दोनों ही लॉज हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड वाला हो विच इज बायोट-सावर्ट लॉ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो विच इज कूलम्स लॉ, ये दोनों ही लॉन्ग रेंज वाले हैं। लॉन्ग रेंज वाले का मतलब ये है कि अगर आपका बहुत दूर तक भी डिस्टेंस होगा तब भी ये लगेगा, मीन्स आर की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी। दूसरी बात, लॉन्ग रेंज का मतलब ये कि काफी आप मतलब बड़े डिस्टेंस तक लगा सकते हो, क्योंकि कुछ चीज ऐसे होती है ना कि कुछ ही मिली सेंटीमीटर तक का ही आप उसका अफेक्ट आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ भी कर दो। लेकिन इसमें आप काफी दूर तक इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द लॉज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। दोनों ही लॉ हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे करते हैं। यानी भाई बायोट-सावर्ट लॉ क्या निकल कर आया, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कूलम्स लॉ क्या होता था, F = 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोनों ही आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, यहाँ पर ये हमारा कूलम्स फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो
कोई भी चीज जो कि आर स्क्वायर के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो ये दोनों ही देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिफरेंस को ओबे कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी इज बोथ द लॉ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, दोनों ही लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। कि अगर भाई मान लीजिए एक पॉइंट पे हमारी फोर्स इधर है और कुछ फोर्स इधर है तो इनको आप माइनस करके निकालोगे, है ना। एक फोर्स इधर आ गई तो आप इनका अलजेब्रिक सम करके आप निकाल सकते हो या फिर आप वेक्टर सम करके निकाल सकते हो। तो एक सुपरपोजिशन वाला लॉ दोनों ही फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखो कि बोथ द लॉ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारी हो गई सिमिलैरिटी, बस बात खत्म। अब हम बात करेंगे डिससिमिलैरिटी, दोनों के बीच में अब क्या क्या बातें डिफरेंट है। तो फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ करंट एलिमेंट। तो मैं बायोट-सावर्ट लॉ की बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक करंट एलिमेंट है जिसको हम आइडियल कहते हैं। भाई आइडियल है ना, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि एक क्या है भाई वेक्टर क्वांटिटी। उसको पहले लगा देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। और देखो मैंने वेक्टर का साइन जो लगाया डीएल को ऊपर लगाया, इसको ध्यान रखना, कभी पूरे आई पे लगा। एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या होता है, चार्ज होता है। फॉर्मूले अभी मैंने लिख के दिखाया था, Q1 Q2 आते हैं ना उसमें, तो चार्ज होता है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स। आई एम नॉट ऑडिबल, नहीं अब आ रही है, तो बहुत शानदार आवाज आ रही है। तो नेट भी पानी की तरह उड़ रहा है। नाउ आई एम ऑडिबल, जल्दी आपका नेटवर्क कुछ इश्यू हो रहा होगा। आई एम ऑडिबल, जल्दी मेरी आवाज आ रही है। आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, आपका कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। हाँ जी, आ रही है अब। दिलवीर अब आ रही है आवाज हमारी आपको? देखो भाई हम क्या बता रहे हैं, कूलम्स लॉ बता रहे थे मतलब था। हाँ, तो भाई हमारा जो बायोट-सावर्ट लॉ है, ठीक है, तो इसका जो सोर्स है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रिएट होती है, तो वो है हमारा करंट एलिमेंट विच इज आइडियल, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कूलम्स लॉ के अंदर जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो है हमारा उसका सोर्स चार्ज Q, और चार्ज जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों बातें इसके अंदर डिफरेंट हो गई। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो भाई यहाँ पर हमारा देखो ये डायग्राम बना हुआ भी है कि करंट अगर हमारा ऐसे जा रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आप करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो वही राइट हैंड पाम रूल वाला, आप लोग थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल वाला होता है ना, थंब इधर रखो
तो हमारी जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की नीचे आ रही है, मीन्स परपेंडिकुलर आ रही है ना। लेंथ हमारी ऐसी है, डायरेक्शन ऐसे जा रही है अंदर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो ये बात करें इसके अंदर कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि डी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, नहीं आर नहीं डी एल वेक्टर। ये तो अभी पीछे दिखाया भी था, अभी तो दिखाया है पीछे, तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है था। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज चल रहा है, चाहे उसके उसी डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो हमेशा भाई देखो एक ही चार्ज हमारा यहाँ पे Q1 होता था, एक चार्ज यहाँ पे हमारा Q2 होता था, तो इसकी वजह से इसको पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती थी ई की डायरेक्शन, तो फोर्स भी इधर लगती थी QE, तो उसी लाइन के तो अलोंग आ रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो आप मैग्नेटिक फील्ड वाले में क्या हो रहा है कि लाइन आप ऐड की ऐसे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन जब हम ये वाला राइट हैंड पाम रूल वाला ले रहे हैं तो अंगूठा हमारे ऊपर करंट के डायरेक्शन में, तो ऐसे जा रही है, मीन्स अंदर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, लेंथ ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है। चलिए सुन लो आपको अगर अब मेरी आवाज़ आ रही हो तो। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरे करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे चार्ज की वजह से, वो स्केलर क्वांटिटी है, पहला डिफरेंस। दूसरा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी के अलोंग होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये दोनों के बीच में हमने सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज देख ली हैं आज। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, तो अब हम इसको आगे कल से कंटिन्यू करते हैं। और जो हम कल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, विच इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो हमने कल क्या पढ़ा था कि एक अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आज हमने पढ़ा कि अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। अब कल हम पढ़ने वाले कि अगर हमारा पूरा ही एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आज के लिए बस इतना ही।